ठीक है। आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं ये केबी विधा, जिसको हम बोलते हैं के भास्करन पद्धति। हम्म। अब ये के भास्करन पद्धति क्या है? जो कृष्णमूर्ति पद्धति है उसी का एडवांस रूप है। के भास्करन जी साउथ में है और उन्होंने कुछ नए सूत्र, नया तरीका खोज निकाला जो कृष्णमूर्ति पद्धति से थोड़ा भिन्न है और इसमें डिटेल ज्यादा है। किसी भी भाव का उपनिषद स्वामी हमें जो कुछ भी बताता हो, ये उसको अन्य भावों से जोड़ता है। अर्थात ये कस्पल इंटरलिंक या भावात भाव सिद्धांत पर आधारित है। हम्म। तो हमारे ग्रुप में कुछ अभी इस क्लास में नए लोग आए हैं जिनको शुरू से बेसिक पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम शॉर्टकट में पहले वैदिक ज्योतिष का बेसिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाता है तो आपको पहले काउंटिंग सिखाई जाती है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड करना सिखाया जाता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकार से हमें इस विधा को भी सीखना है। आप इस प्रकार से सीखें कि आप इसी को आगे अन्य स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, एकदम से फलित पर ना जाए, वो हमारे काम का नहीं। बेसिक ज्ञान जब होता है तो हमें एकदम से मन में एक इंट्यूशन पावर पैदा होती है कि हाँ ऐसा है, ये होगा। ठीक है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति और के भास्कर पद्धति में जो विशेष अंतर पाया गया है वो एक कुछ फल लग्न आधारित है इसमें और कुछ फल लग्न से स्वतंत्र है ना। दूसरी बात, इसमें सिग्निफिकेटर या सूचक निकालने का तरीका अलग होता है। ठीक। यहाँ पर आरपी का प्रयोग हम कभी करते भी हैं और कहीं भी नहीं भी करते हैं, तो मैक्सिमम हम करेंगे ही नहीं। उसका डायरेक्ट कैसे देखा जाता है उस पर बात करेंगे। ठीक। फिर भी ये आरपी में बहुत अच्छा अच्छा भी आपने को सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष को पेश किया, तो बेसिक किसी भी विधा का जो है वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष में अनेक शाखाएं, अनेक विधाएं हैं, सभी अपने आप में अद्वितीय है। चाहे कोई भी ले लो आप, सब अपनी अपनी जगह अच्छी है। पर हम जब बेसिक सीख लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हम फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। इसी प्रकार विधाओं में हम आगे बढ़ते हैं और कई बार हम मिक्स करके भी विधाओं को रिजल्ट निकाल कर देते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, ऋषि मुनियों ने जो बनाया है चार्ट या जो खोज करी है, सबसे पहले जो है 12 राशियों की खोज हुई। 12 राशियों के नाम आपको ऑलरेडी पता है। फिर कुंडली में 12 भाव है, हम इनको एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्लॉकवाइज क्यों नहीं गिनते? होता यह है कि जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन वो मृत्यु की ओर चल देता है। उसकी लाइफ का एक एक दिन कम होता चला जाता है, इसलिए इसमें रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं कि भाई पहले भाव से वो स्वयं पैदा हुआ। अब ये तो हो गए कुंडली के 12 भाव। उसके बाद इन पर जो प्रभाव पड़ता है या जो इन भाव में विराजमान होते हैं वो ग्रह, है ना। 7 ग्रह तो हो गए अपने। उसके बाद 2 छाया ग्रह। अब इसमें सूर्य जो कि एक तारा है उसको शामिल किया गया ग्रह के रूप में। कारण, सूर्य के आसपास ही सब सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी धुरी पर घूमते हुए। सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन अकेला शुक्र ऐसा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और यही अब यहीं से बात आते हैं कि सबसे पहले सूर्य। अब वैसे तो आपको सबको पता होगा कि सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है, नक्षत्र मंडल में सूर्य राजा है। पर अब इसकी कुछ खास चारित्रिक बातें हमें दिमाग में रखना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, बेसिक आपके दिमाग में रहेगा तो आप बहुत कुछ बोलेंगे, अच्छा ये क्वालिटी है तो ऐसा होगा। तो सूर्य हमारे शरीर में सिर का और आत्मा का प्रतीक है। ठीक है। आत्मा का प्रतीक है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर की एनर्जी, तो हम कहते हैं ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आत्मा अजर अमर है। ये जो एनर्जी है सूर्य में समा जाती है और सूर्य से ही आई थी। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, है ना, आपने गेहूं खाया, सब्जी खाई, वो सब सोलर एनर्जी उसमें ट्रैप हो जाती है और हम जब लेते हैं तो हमारे अंदर आ जाती है। तो सूर्य जो है हमारे सिर का, आत्मा का, हृदय का कारक है।
दाहिनी आंख का कारक है, महिलाओं के मामले में बाईं आंख का कारक है, और हड्डियों का, शरीर में हड्डियों का कारक है। ठीक, ये संबंधी में पिता को सूचित करता है। और इसकी चारित्रिक विशेषताएं देखें तो सूर्य क्या है? सूर्य अधिकारी है, महत्वाकांक्षी है, अनुशासन प्रिय है, उत्साह बढ़ाने वाला है, उच्च स्तरीय रहन सहन का कारक है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व क्षमता है, सरकारी मान सम्मान है, और सर्विस के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस को सूर्य सूचित करता है ना। तो हमारे देश के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हुए, राज्यपाल हैं, शासकीय लेखक है, ये सब सूर्य है। ठीक, फिर इसका स्थान कहाँ माना गया है? तो सीधी सी बात है, सरकारी क्षेत्र माना गया है। और नेचर में, प्रकृति में जो कोई भी सोलर एनर्जी ट्रैप करता है, पूरा नेचर ही इसके अधिकार में है। तो आयुर्वेद का कारक भी यही है ना। फिर स्थान की बात करें, दवाखाने में भी है, क्योंकि औषधि का कारक है। और व्यवसाय की बात करें तो सरकारी कार्य, दवाओं से संबंधित कार्य, सूर्य। फिर आ जाता है विद्युत और विद्युत से जुड़े हुए कार्य, है ना। अभी आप बोलेंगे मंगल होता, उस पर भी हम आएंगे। फिर तांबे और सोने से जुड़े हुए कार्य, इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोई भी बिजनेस होता है तो वहां सूर्य कहीं ना कहीं बलवान होगा, तो व्यक्ति लकड़ी के बिजनेस में आगे बढ़ता है, चाहे फर्नीचर का हो या और कोई काम। फिर इसके अलावा बीमारी की बात करें, हर एक ग्रह बीमारी भी देता है। सूर्य पित्त है, शरीर की गर्मी है, हृदय रोग का कारक भी है, अपच, आमाशय। फिर हड्डियों में तकलीफ का कारक भी है, ब्लड प्रेशर हाई करना, मिर्गी आ जाना, ये भी सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। और फीवर, बुखार, शरीर का ताप बढ़ जाता है, तो उसके पीछे जिम्मेदार सूर्य होता है। इसके बाद प्रोडक्शन की बात करें तो सभी प्रकार के अनाज सूर्य के अधिकार में आते हैं, सभी प्रकार के लगभग। फिर धातुओं की बात करें तो सोना और तांबे को सूचित करता है। जानवरों की बात करें तो राजा है सूर्य, तो शेर को बताता है, घोड़े को भी बताता है, हंस को भी बताता है। फिर वृक्षों में, पेड़ों में, ये बरगद के पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है सूर्य, है ना। और गहरे लाल रंग को सूर्य बताता है। फिर आ जाइए आप चंद्रमा पे। तो सूर्य जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कारक है, वहां चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट का कारक है ना। हमारे शरीर में जितना भी तरल पदार्थ है, लिक्विड, उन सब पे अधिकार ये है। चंद्रमा जल की शीतलता ये शरीर की बात करें तो मन का कारक है ना। बोलते हैं चंद्रमा मनसो जातम, तो चंद्रमा मन का कारक है। हमारी बाईं आंख का प्रतिनिधि है ये, महिलाओं के मामले में दाहिनी आंख का प्रतिनिधि है। ये आपके खून का जो तरल पदार्थ है, खून में जो तरलता है, उसको सूचित करता है। फिर संबंधी की बात करें तो बहन को, बुआ को, छोटे भाई बहन को भी सूचित करता है। इसकी चारित्रिक विशेषताओं में आता है कोमलता और भावुकता। चंद्र स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति भावुक भी होता है, ये भी देखने में आया। स्थान की बात करें तो समस्त पानी वाली चीजों में ये पाया जाता है। फ्रिज, कूलर, ये भी इसी के अधिकार में आते हैं। पानी की टंकियां, दूध का व्यापार, ये भी चंद्रमा के अंडर में आता है। व्यवसाय की बात करें, जल से संबंधित, चाहे फिर वो पानी बेचने का धंधा हो, जैसे आजकल ये बॉटलिंग प्लांट वगैरह बहुत आ गए हैं, तो चंद्रमा मजबूत हो गया। शराब, शक्कर, सुगंधित द्रव्य पदार्थ, नर्सरी को भी सूचित करता है चंद्रमा। बीमारियों की बात करें तो मानसिक रोगों का प्रमुख कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा बिगड़ जाता है तो मानसिक रोग पैदा होते हैं। पागलपन, भोजन में अरुचि पैदा होना, ये भी इसी के ऊपर आधारित होता है। चिड़चिड़ापन, शरीर में कफ का बढ़ जाना, सांस की तकलीफ, और निद्रा का अभाव। आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो आपका चंद्रमा दूषित है, तो नींद डिस्टर्ब होगी, है ना। फिर कई बार दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, उस पर चंद्रमा का अधिकार है, क्योंकि लिक्विड शरीर से जाने लगता है। प्रोडक्शन की बात करें तो सभी प्रकार का घी, शक्कर, दूध, ये सब आता है। धातुओं की बात करें तो चांदी के ऊपर इसका अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा निकेल धातु,
फिर मोती, रत्नों में मोती और स्फटिक पत्थर, वो भी इसके अधिकार में आता है। ठीक है। जानवरों में ये समस्त समुद्री जीवों का प्रतिनिधि है, चंद्रमा, सभी प्रकार की मछली हो चाहे ऑक्टोपस हो। पेड़ पौधों में पुदीना, सिंगाड़ा, कमल का फूल, कमलनाल, पानी वाले पौधे सब इसके अधिकार में आते हैं। रंग इसको बोले तो गोरा रंग होता है। अब आते हैं मंगल पे। हाँ, मंगल को नक्षत्र मंडल में, राशि मंडल में सेनापति का पद प्रधान है। ये दक्षिण दिशा का स्वामी भी है ना। और कुंडली में तीसरे और छठे भाव का ये कारक भी माना गया। ये अग्नि तत्व है, गर्म प्रकृति वाला है। शरीर की बात करें तो यह आपका अधिकार है, मर्दानगी है। फिर यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, और महिलाओं के मामले में गर्भाशय का कारक ग्रह भी मंगल है। मांस, मसल्स हमारे पित्ताशय को नियंत्रित करता है। संबंधियों में ये छोटा भाई बहन को बताता है। चचेरे और सौतेले संबंधियों को भी मंगल सूचित करता है। इसके अलावा चारित्रिक विशेषताओं में अगर हम आएंगे तो नेता, धैर्य, आत्मविश्वास, उदारता, है ना, शीघ्र क्रोधित हो जाना, ये मंगल का स्वभाव है। बदला लेने की भावना होना, ये गर्वीला है, अहंकारी भी है, भोगी है, मांसाहारी भी है। स्थान की बात करें तो मंगल का मेन स्थान है लड़ाई का मैदान। ये बिजली से चलने वाली वस्तुओं का कारक है, इलेक्ट्रिक वस्तुओं का। ये रसोई घर का कारक भी है। घर में अग्नि वाला जो स्थान है, गीजर है, हीटर है। सैनिकों का प्रशिक्षण स्थल है। सेना में युद्ध का मैदान इसके अधिकार में आता है ना। पुलिस स्टेशन। फिर आपके कंप्यूटर का एंटीवायरस मंगल का प्रतिनिधि करता है। अब बात करें बीमारियों की, सॉरी व्यवसाय की। व्यवसाय में सैनिक आ गया, पुलिस आ गया, सेनापति आ गया, देश का रक्षा मंत्री आ गया, और डेंटिस्ट, सर्जन, कसाई, है ना, नाई, ये सब इसी से जुड़े हुए। लाल रंग से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय इसमें आते हैं। अब बीमारियों की बात करें, मंगल अंग भंग करता है, काटता है, कभी कभी चोट लग जाती है, वो मंगल की वजह से। कुछ शरीर कट जाएगा तो इसकी वजह से। शरीर में पित्त का बढ़ना, जलन होना, रक्त दोष हो जाना, है ना, बुखार का और ज्यादा बढ़ जाना, चिकन पॉक्स हो जाना, और सबसे खास बात अल्सर, अल्सर को भी यही देता है ना। फिर बीमारियों में गले का सूखना, और टेस्टिस का कारक भी यही है, अंडकोश का। उत्पादन की बात करें तो लोहे और स्टील की सभी वस्तुएं। फिर कॉफी, चाय, तंबाकू, अदरक, लहसुन, शराब का जो नशा है वो भी यही है, क्योंकि शराब पी के आदमी में एकदम से ताकत आ जाती है, शेर बन जाता है, तो वो ये कारक बनता है। फिर बात करें धातु, तांबा इसकी मुख्य धातु है। रत्नों की बात करेंगे आप तो इसके लिए मूंगा आता है। मूंगा भी इंडिया में भी मिलता है और पूरे वर्ल्ड में होता है, जिसमें इटालियन को, इटालियन मूंगा हम सबसे अच्छा मानते हैं। ठीक है। जानवरों में ये भी जो है, शिकारी कुत्ता है, लोमड़ी है, घोड़ा भी है। फिर रंग की बात करें तो ये गुलाबी रंग को निर्दिष्ट करता है। अब देखिए, मंगल दो राशि का स्वामी, मेष और वृश्चिक, है ना। लेकिन अगर आप विश्लेषण करें तो दोनों राशियों का स्वामी एक अकेला ग्रह होने के बावजूद मेष राशि में जो मंगल होता है वो किस प्रकार का है? मंगल उत्तेजना देता है ना, दौड़कर लड़ाई झगड़े में शामिल होता है। लेकिन अगर वृश्चिक राशि में होगा तो ये अपने को ताला या मजबूत दरवाजा बंद कर लेगा, और फिर मौके की तलाश में रहेगा, और जब मौका मिलेगा तब वार करेगा। ये मंगल का गुण हो गया। अब बात करते हैं हम बुध के ऊपर। हाँ, बुध हमारे शरीर में नसों का कारक, ये युवराज है। इसलिए बुध सदैव अपनी उम्र से कम दिखाई देता है, ये युवा है। उत्तर दिशा का स्वामी है। ठीक है। जन्म कुंडली में आपके चौथे और 10वें भाव का कारक है बुध। ये खुश मिजाज होता है, विनोदी स्वभाव है ना, बातूनी प्रकृति का, दी स्वभाव है। और ये जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के गुणों को ले लेता है। इसलिए जन्म कुंडली में बुध अकेला होना इतना अच्छा नहीं माना गया है जितना कि किसी ग्रह के साथ होना। शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जितनी भी नसें, नाड़ियां, धमनियां हैं, ये सबका कारक है। फिर मस्तिष्क का कारक भी है ये।
क्योंकि मस्तिष्क में जो तंतु हैं, तो न्यूरॉन्स कहते हैं हम उनको, वो बुद्ध के अंडर में आते हैं। फिर आंतों पर भी इसका अधिकार है, जुबान पर इसका अधिकार है, सुनने के लिए क्षमता, इसका अधिकार आता है। संबंधी में बात करें तो मामा है, और मातृ पक्ष के रिश्तेदार भी इसी के अंदर में आते हैं। चारित्रिक विशेषता की बात करें तो बुद्ध बुद्धि है, या तो आदमी बुद्ध होता है या बुद्ध होता है, ऐसा मानते हैं। तो बुद्ध जो है, बुद्धि है, विवेक है, गणित है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स का कारक भी है, ये बुद्धिशाली है, और गोपनीयता भंग करने वाला है, क्योंकि ये बात नहीं है, पेट में बात टिकती नहीं। स्थान की बात करें इसका, कॉल सेंटर, पोस्ट ऑफिस, मीटिंग का स्थान, घर की खिड़कियां, किताबों की अलमारी को ये निर्देशित करता है। व्यवसाय की बात करें, स्वतंत्र व्यवसाय, विविध प्रकार के व्यवसाय, ज्योतिषी का व्यवसाय, प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय, लेखक है ना, मुद्रक, प्रचारक, एडवर्टाइजिंग एजेंसी बुद्ध के अंडर में आती है। दलाली का काम करना बुद्ध के अंडर में आता है। इसके अलावा जासूस, सचिव, पोस्टमैन, जो भी खबर ले जाते हैं, या सलाहकार हैं, कैशियर हैं, वो सब इसके अंदर है। तो कम्युनिकेशन सेक्टर को बुद्ध सूचित करता है। बीमारी की बात करें, हाँ, वाणी संबंधी दोष, अगर बुद्ध बिगड़ जाता है तो वाणी संबंधी दोष आता है। पीलिया को बताता है, शरीर में खुजली पैदा करता है, क्योंकि ये नपुंसकता को भी बताता है, क्योंकि द्विस्वभाव ग्रह है। ये अभी तक आप पढ़ेंगे आगे कहीं पर लिखा होगा कि बुद्ध जो नपुंसक ग्रह है। बदहजमी, बहरापन, याददाश्त की कमी होने लग जाए, समझिए आपका बुद्ध डिस्टर्ब हो रहा है। प्रोडक्शन की बात करें, स्टेशनरी, खिलौने, सारे न्यूज़पेपर, ये सब इसके अंडर में आते हैं, है ना। फिर फोन, मोबाइल फोन, है ना, कान में लगाने के जितने भी उपकरण है, सब बुद्ध के अंदर आते हैं। धातुओं में ये पन्ना है, और पन्ना का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, और पन्ना का जो सब्स्टिट्यूट होता है, एक तो हो जाता है आपका एमराल्ड का, क्या बोलते हैं, हाँ, पेरीडॉट, पेरीडॉट, ओलिविन ग्रीन, ये इसके अंदर में आते हैं, है ना। जानवरों में छोटे छोटे पक्षियों को सूचित करता है। पेड़ पौधे में उसको जो दो दल वाले हों, मतलब जिसमें एक से अधिक बीज निकलते हों उसके फलों में, उसको सूचित करता है। हरा रंग को निर्देशित करता है बुध। अब आते हैं गुरु ग्रह पर। गुरु को जो है देवगुरु माना गया है ना। गुरु भी ग्रह है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है जो पूरा का पूरा गैस का बना हुआ है। इस पर खड़े होने की जगह नहीं है ना। खड़े होने के लिए कहें कि इसका सेंटर में क्या है, तो हमारी मुट्ठी जितनी बड़ी बंद होती है, उतना ही इसमें ठोस हिस्सा है ठीक सेंटर में। बाकी टोटल ये गैस का गोला है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि ये गैसें इसके वातावरण को छोड़कर बाहर नहीं जाती है। अगर यहाँ पर चलने लायक जगह होती तो आप समझिए, आप चलना ही मुश्किल हो जाता। ऐसा लगता है जैसे पैरों में 10-10 किलो के बाट बांधी हो, क्योंकि ग्रेविटी पावर बहुत है। ये रक्षा करता आया है। रोजाना हजारों टन कुंटलों से आकाश से कचरा, यानी कि मीटियोर्स, पत्थरों के टुकड़े, ये सब अर्थ की ओर आते हैं। लेकिन बुद्ध का, गुरु का क्या है, आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, वो खींच लेता है। इससे पृथ्वी की रक्षा करता है। ये ईशान दिशा का स्वामी है। कुंडली में आपके 2, 5, 7 और 9, 10, 11 भावों का कारक है। आकाश तत्व है, संतति का कारक है। फिर वेदांत है, मंत्र, विद्या, परोपकारी, शांत प्रकृति का है। शरीर में बात करें तो इसका अधिकार हमारे जांघों पर होता है, कूलों पर होता है, कोहनियों पे होता है ना। शरीर में चर्बी का कारक है, लीवर का कारक भी यही है। रक्त को भी निर्देशित करता है। और गुरु विस्तार का कारक है। संपत्ति के मामले में बड़ा घर दिलाएगा, तो बीमारी के मामले में बड़ी बीमारी भी कर देगा, है ना। जैसे कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये विस्तार का कारक भी है। चर्बी का कारक है, लीवर खराब करेगा। संबंधियों में बड़े भाई बहन और पुत्र को सूचित करता है। चारित्रिक विशेषता की बात करें तो धर्मगुरु है, कानून का ज्ञाता है, वकील है, जज नहीं है, ये वकील है। ज्योतिषी भी है, मंदिर का पुजारी भी है, उच्चाधिकार प्राप्त है ये,
मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री है ये, लोकसभा का अध्यक्ष है ये, राष्ट्रपति है। ठीक है। मोक्ष का कारक भी गुरु को माना गया है, संतान इच्छा दिलाने वाला है। स्थान की बात करें तो समस्त विद्या के स्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर गुरु का अधिकार है। न्यायालय में है, घर में पूजा घर का स्थान गुरु के अधिकार में आता है। व्यवसाय की बात करें तो ये पुजारी है, ज्योतिषी है, वकील है, जोहरी है, कपड़ों का बड़ा व्यापारी है ना। फिर बाल सुधार गृह, घी, दूध, है ना, पनीर, जो भी दूध के ऐसे प्रोडक्ट जो चिकने होते हैं उस पर इसका अधिकार है। बीमारियों के मामले में लकवा भी देता है, मोटापा खास तौर पर, लीवर में वृद्धि, पीलिया और कैंसर, है ना, सूजन, ट्यूमर, ये सब इसके अधिकार में आते हैं। धातुओं में बात करें तो पुखराज, इसका स्टोन आता है पत्थरों में। धातु की सभी शीट्स जो होती है वो भी इसके अधिकार में आती है। पेड़ पौधों में भी ये बरगद के पेड़ को सूचित करता है क्योंकि बढ़ता जाता है वो। रंग में ये पीले रंग को बताता है। गुरु कुंडली के जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित विषयों का नुकसान करता है, तो हम इसको कहते हैं स्थान हानि करेगा। और जिस भाव पर ये दृष्टि डालेगा वहां भाव की वृद्धि करेगा। अब आते हैं हम शुक्र ग्रह पर। हाँ, शुक्र ही देखिए ऐसा ग्रह है जो सुबह सुबह भी आपको दिखाई देता है और शाम को अंधेरा होने के पहले ही दिखाई देता है। कारण क्या है कि इसकी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन बहुत अधिक मात्रा में है ना, तो सबसे पहले दिखाई देता है। ये भी सूर्य की तरह ही है, लेकिन ये असुरों का देवता भी है। कुंडली में आपके सातवें भाव का कारक भी है, तो ये जीवन साथी का जहाँ कारक है, पार्टनरशिप का कारक है, वहीं ये मारक भाव का भी कारक हो गया। जल तत्व, शीतल प्रकृति, कुशलता, मंत्रसाध। शुक्र चतुरता को सूचित करता है, चतुरता को, कलात्मकता को, सौंदर्य को। शरीर की बात करें तो शुक्राणु, कंठ, गला, आपकी आंखों की सुंदरता, है ना, आपका ध्वनि सिस्टम, कमर, अंडाशय, कपोल और जनेंद्रिय का जो भीतरी भाग होता है शुक्र के अधिकार में आता है। संबंधियों में बहन, मामा, पत्नी और साली को सूचित करता है। चारित्रिक विशेषताओं की बात करेंगे तो नाट्य कला, स्त्रियों से या विपरीत लिंग से लाभ, प्रेमी है, दयालु है लेकिन विलासी भी है, राष्ट्रीय ठाट बाट से रहेगा, है ना। फिर स्थान की बात करें तो जहां कहीं भी अभिनय का स्थान है वहां है, चाहे टीवी सीरियल हो, फिल्म का स्टूडियो हो, है ना, कहीं स्टेज हो ड्रामे का, वहां है। पेट्रोल पंप पे भी आता है ये। फिर आपके घर में बेडरूम को भी सूचित करता है। व्यवसाय की बात करें तो हीरे जवाहरात इसके अंडर में आते हैं। सभी प्रकार का इंटीरियर डेकोरेटर का कार्य भी शुक्र के अंडर में आता है। हीरों का व्यवसाय, है ना, जोहरी लोग और इत्र, परफ्यूम, हाई क्वालिटी के जो परफ्यूम होते हैं और लाखों रुपए तक के भी आते हैं, वो भी इसके अंडर में आता। सनमाइका, तरह तरह की टाइल्स आ गई आजकल, वो, है ना, और ओपल पत्थर, वो भी इसके अधिकार में। बीमारी की बात करें तो ये नपुंसकता भी देता है, वीर्य दोष भी देता है, मूत्र दोष भी दे देगा, कफ, बालों का झड़ना, चर्बी का रोग और डायबिटीज का भी कारक बनता है। महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित बीमारियों का कारक बनता है। उत्पाद की बात करें तो शहद, प्याज, कपास, ज्वार जो सफेद रंग में आ जाती है, ये उसका कारक। धातुओं में तो इसको हीरा ये माना गया, हालांकि हीरा धातु नहीं होता है, कार्बन का अपर रूप है। इसके अलावा जीबी स्टोन होता है जो हीरे जैसा दिखता है, उसको भी लिया गया। और ओपल पत्थर या फायरी ओपल, वो भी इसके अधिकार में आता है। पेड़ पौधों में तितली, रंगीन पक्षी को सूचित करता है। अब इसकी भी दो राशि है ना, ये दो राशियों का स्वामी है, वृषभ और तुला। वृषभ में जहाँ स्थिरता अधिक रहेगी वहां तुला में स्थिरता कम होती है, तुनक मिजाज बनाता है। रंग की बात करें तो गुलाबी और सफेद रंग को ये सूचित करता है। चमकदार स्टोन को भी ये सूचित करता है। अब आते हैं शनि के ऊपर। ज्यादातर इससे लोग डरते हैं। शनि, वास्तव में शनि मृत्यु का कारक है। फिर
ये पश्चिम दिशा का स्वामी है और आपकी जन्म कुंडली में 6, 8, 10 और 12वें भाव का कारक है ये वायु तत्व है। तो शरीर में वायु की वृद्धि, गैस की बीमारी, वायु डिस्टर्ब होना, इसी के अधिकार है। शरीर में पैरों पर इसका अधिकार है, लीवर के अंदरूनी हिस्से पर इसका अधिकार है, अंदर की कुछ नसों पर भी इसका अधिकार है। जो नीले रंग की नसें दिखाई देती है इसके ऊपर अधिकार है, और धमनियों के ऊपर बुध का अधिकार है ना। फिर संबंधियों में ये सेवक है, आपका अधीनस्थ कर्मचारी है जी। फिर शारीरिक विशेषता की बात करें, ये सेवक है तो मेहनती है, रहस्यमयी विद्याओं का जानकार है, दुबला है, जिद्दी है, आलसी है ना। सिद्धि प्राप्त करने में रुचि रहती है, लेकिन विश्वासघाती भी होता है, बदले की भावना भी रखता है, तो न्यायप्रिय भी होता है। जज है ना, जज भी इसी के अंडर में आता है। फिर निर्लजता, दलित, असत्य भाषण बोलना, ये भी इसमें अंदर आता है। कानून में रुचि भी रखता है। फिर स्थान की बात करें तो समस्त प्रकार के खदान, माइनिंग में शनि का अधिकार है। फिर शमशान भूमि है ना, खंडर, उजाड़ स्थान, एकांत स्थान और दूर, शहर से दूर एकांत स्थान, वहां पर बताता है। गंदा स्थान, ड्रेनेज लाइन, गुफा, यहाँ पर इसका अधिकार है। बीमारियों, व्यवसाय की बात करें तो शव चिकित्सा, पोस्टमार्टम रूम और इतिहास की खोज करना। माइनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा ऑयल, तेल से संबंधित समस्त प्रकार का काम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज शनि के अधिकार में आती है। बीमारियों की बात करें तो जहाँ सूर्य हड्डियों का कारक है तो उनमें दर्द का कारक शनि है। शनि ठंडा कर देता है तो पैरालिसिस का कारक भी शनि होता है ना। इसके अलावा वात पीड़ा, गैस की तकलीफ, शरीर में वायु रोग बढ़ जाने की वजह से, घुटनों पर, दांतों के रोग पर, दर्द पर, रूखी त्वचा पर इसका अधिकार है। सर्दी जुकाम इसका अधिकार है। प्रोडक्शन की बात में खनिज, कोयला जमीन से निकलता है, तेल वो भी इसके अधिकार में आता है। ऊनी कपड़े है ना, ऊन जो निकलता है वो भी शनि के अधिकार में ही आता है। फिर बात आते हैं चमड़ा, चमड़े के बैग, जूते, चप्पल, चमड़े का मुख्य कारक ग्रह जो है शनि होता है। फिर एयर कंडीशनर अपने घर का जो ठंडक पैदा करता है, फ्रिज वो भी इसके कारक में आता है। धातुओं में ये लोहे का कारक है ना, और जस्ते का कारक है। स्टोन की बात करें तो नीलम इसके अधिकार में आता है, नीली स्टोन भी इसके अधिकार में आता है। जानवरों में ये कुत्ता, चूहे, छिपकली और जो गुफाओं में रहते हैं, अंधेरे स्थान पर रहते हैं, चमगादड़ होते हैं, उनका कारक होता है। रंग काले रंग को बताता है। तो शनि किसी भी भाव में विराजमान हो, वह जहाँ बैठता है उस जगह को अच्छा रखता है, और जहां जहां इसकी दृष्टि पड़ती है उनको ये खराब करता है ना। अब कब करता है भाई, जन्म से ही पत्रिका में शनि कहीं ना कहीं तो विराजमान हर किसी की पत्रिका में है, तो जब उसका समय आएगा तभी खराब करेगा, ऐसा नहीं। ठीक। अब आते हैं कलयुग का राजा ग्रह राहु। राहु देखिए ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है ना। ये सांप के मुंह के समान है, इसलिए इसको जहर का प्रतीक माना गया। ये नैऋत्य दिशा का कारक है, धीमी गति से भ्रमण करता है और आकस्मिक घटना को अंजाम देता है। राहु आपको प्रसन्न रख के भी प्रसन्न होगा, दुखी करके भी प्रसन्न होगा, है ना। स्वभाव से कटु है, ठग है, उतावलापन भी है, और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का कारक है। आज हम सभी जेब में राहु लेके घूमते हैं, यानी कि मोबाइल फोन, है ना। इसको नियंत्रक कौन करता? मंगल। मंगल इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी की जो पावर है वो मंगल है। बाकी जो भी काम दिखा रहा है, फोटो खींच रहा है, छाया चित्र ले रहा है, वीडियो बना रहा है, वो सब राहु है, अंधेरे में छुप के काम करने वाला। शरीर में यह सहस्त्रार चक्र को दर्शाता है। कितनी अद्भुत बात है कि राहु जो कि दैत्य गुरु माना गया उसमें भी, परंतु चूंकि अमृत पिया हुआ है, और अकेला राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य को भी ग्रहण लगा दे, इसलिए राहु पावरफुल होता है। तो जिनकी पत्रिका में सूर्य कमजोर होता है, राहु पावरफुल होता है, तो वो ब्लैक गॉगल लगाते हैं, उनको राहत मिलती है ना। संबंधियों में ये आपके नाना को सूचित करता है।
मंत्र तंत्र विद्या का जानकार है, दुराग्रह है ना, कपटी है, गंदा भी रह सकता है, मिलेच्छ भी रह सकता है, दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है राहु। चेहरे पे जो लोग आजकल दाढ़ी रख के घूमते हैं, ये राहु की वजह से है। चेहरे की दाढ़ी का कारक राहु होता है, जबकि केतु आपके कटे हुए बालों का कारक होता है। स्थान की बात करें तो कारावास, जेल, शांत स्थान को भी सूचित करता है। व्यवसाय की बात करें राहु का, तो जेल, जन्म मृत्यु से संबंधित काम, और आज आधुनिक युग में समस्त प्रकार का कम्युनिकेशन सेक्टर राहु के अधिकार में आता है, सभी प्रकार का, चाहे वो एप्पल स्टोर हो या और कोई स्टोर हो, वो सब राहु का धंधा कर रहे हैं। बीमारी की बात करें, हाँ, अदृश्य पीड़ा, बाधा और अल्सर का कारक ये है ना। जानवरों के काटने से जो रोग हो जाता, वो अचानक हृदय रोग देना, अरुचि पैदा करना, है ना, कोढ़ का रोग पैदा कर देना, पागलपन, और ऐसी बीमारी जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ सकता, है ना, ये राहु उसका कारक बन जाता है। फिर राहु की अगर आप उपाय की बात करेंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे। राहु का उपाय बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समस्त शास्त्रीय उपाय जो है शुभ ग्रहों के लिए लिखे गए हैं, तो राहु तो असुर ठहरा, तो शास्त्रीय उपाय या ना देवताओं द्वारा दिए गए उपाय से ही प्रसन्न नहीं होता है। राहु शांत नहीं होता है, इसको केवल प्रसन्न कर सकते हैं। उत्पादन में बात करें तो कार्बन, मैग्नेट, है ना, मैग्नेटिक पत्थर जो नेचर में पाए जाते हैं, इसके अधिकार में आते हैं। धातुओं में भी बात करेंगे तो गोमेद रत्न इसका होता है, स्टोन है वो। गोमेद में भी इंडिया में उड़िया का गोमेद आता है, और फिर पूरी दुनिया में गोमेद मिलता है। हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, श्रीलंकन बुलवाते हैं, लेकिन हर कंट्री में गोमेद स्टोन हो सकता है। जानवरों में सर्प है ना, सर्प है, किसी भी प्रकार का जहरीले जानवर को सूचित करता है। पेड़ पौधों में जहरीले पौधों को बताता है, जिनसे जहर निकलता है। रंग की बात करें तो डार्क ब्लू कलर और मेहरून कलर, याद रखिए, मेहरून कलर के बारे में किसी बुक में नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने लिखा है। डार्क मेहरून कलर भी राहु का प्रतीक है। अब देखिए, ओशो का जो सेंटर है, कभी भी आप जाएंगे वहां पे तो ध्यान वगैरह कराने के लिए वहां मेहरून रोब पहनना पड़ता है, क्योंकि ये है ना, शांति देता है मेहरून कलर, ध्यान लगाने में सहायक है। आप देखिए ना, राहु देखते हैं, लेकिन इसकी देवी कौन है? सरस्वती। अजीब बात है, क्योंकि ध्यान लगाया था राहु ने एम बीज मंत्र का। अब इसके बाद आते हैं, ये हमेशा जो है वक्री होता है। राहु के सामने आता है केतु, ये दोनों किसी पत्रिका में 180 डिग्री पर ही पाए जाएंगे। तो राहु अगर मुख था, तो पीछे का जो भी हिस्सा है वो क्या है? केतु है। केतु दो रंगा है, सांप की पूंछ में शक्ति है। केतु को मंगल के समान माना गया है, जबकि राहु को शनि के समान माना गया है, ये बात है। फिर अग्नि तत्व वाला ग्रह हुआ। शरीर की बात करें तो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जहाँ मूलाधार चक्र होता है, कुंडलिनी क्षेत्र बोलते हैं, वो केतु के अधिकार में आती है। संबंधियों में नानी को सूचित करता है। चारित्रिक विशेषताओं की बात करें तो सिद्धि, गुप्त मंत्र, तपस्या, बुद्धि, अधिक बोलना, है ना। इसके अलावा ये ध्वजा है, मंत्रियों की गाड़ी पर लगी हुई लाल लाइट है ना, ये है। फिर विशेषताओं में और बात करें तो सन्यासी और विरक्ति देने वाला भी यही है। मोक्ष प्राप्ति का कारक ग्रह भी केतु ही होता है, क्योंकि ये धार्मिक भी है। स्थान की बात करें तो ये तिराहे पर पाया जाता है। चौराहे पर राहु का अधिकार है, तो तिराहे पर केतु का अधिकार है। तीर्थ यात्रा को भी ये केतु सूचित करता है। व्यवसाय की बात करें तो सभी प्रकार के केमिकल्स, आज की तारीख में केमिकल्स ले लीजिए, आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उनके जो वैद्य हैं, तांत्रिक जो हैं, गुप्त कारोबार करते हैं, वो केतु की वजह से। बीमारियों में बात करें तो ये स्किन की बीमारी देता है, कोढ़ का कारक है, सफेद दाग हो जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, पीड़ादायक बीमारी देता है। शरीर में केमिकल डिस्टर्ब हो जाए तो भी ये वही है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो तो भी यही है। फिर धातुओं में की बात करें तो केतु के अधिकार में मिक्स मेटल आती है, जिसको हम कहते हैं अलॉय या अयस। फिर आ जाता है कैट्स आई, वैदुर्य इसका स्टोन होता है ना।
फिर पेड़ पौधों की बात करें तो जो जड़ होती है पेड़ पौधों की, जड़ पर इसका अधिकार है। जमीन के अंदर पैदा होने वाली सब्जियों पर भी इसका अधिकार है। जमीन के अंदर तो मूली हो गई, गाजर हो गया, जिमीकंद हो गया, ये बात। ये भी जो है, राहु केतु सदैव वक्री माने गए, सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते, बाकी ग्रह हो सकते हैं। अब होता क्या है, ग्रहों के कारकत्व की बात करें तो प्रत्येक भाव के भी अपने कारकत्व हो सकते हैं। किस भाव से क्या विचार करना चाहिए वैसे तो आपको पता होगा, है ना। पर मैं वो बात बताऊं जो आपका अगर दिमाग में नहीं है तो वो आ जाए, रिपीट भी हो जाएगा। तो उस ग्रह के कारकत्व, कारकत्व का फलित ज्योतिष में बड़ा महत्व है ना। कोई एक भाव में स्थित ग्रह जैसे अपना भाव बदलता है, वैसे उसके स्वभाव और विचारशीलता बदल जाती है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, किसी एक मोहल्ले के सभी घरों का वातावरण, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, एक कॉलोनी में रह रहे हैं, उनमें रहने वाले व्यक्तियों का रहन सहन, आचार विहार, व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन रहते एक ही है। जैसे हम किसी घर पर जाते हैं तो घर का वातावरण, उसके घर का साफ सफाई, ड्राइंग रूम हमको आकर्षित करता है, हम पे प्रभाव डालते हैं, है ना। और वैसे हो जाते हैं, वहां मन अच्छा लगता है। फिर कहीं जाते हैं, बहुत कचरा कूड़ा पड़ा, एकदम मन हटता है कि भाई यहाँ पे वास्तु दोष आ गया जी। फिर हम जब उस प्रभाव से बाहर निकल के आते हैं तो हमारा मन विचार भी बदल जाता है। इसी प्रकार के भाव के कारकत्व भी कार्य करता है। तो कुंडली के 12 भाव है, 12 भावों पे आपको जानकारी हो सकती है। मैं कुछ नई बात बताऊं तो प्रथम भाव की बात करें, प्रथम भाव आपको क्या बताता है? ये आपके सिर का, मस्तिष्क का प्रतिनिधि है। दिखाई देने वाली क्षमता है, आपका चेहरा है ना, आपकी प्रतिभा है, आपका सम्मान है तो साहस भी है ना। शारीरिक संरचना है, चरित्र है, रंग रूप को भी बताता है, आपकी विचारधारा को। ऐसे विचार प्रस्तुत करना जो रोजाना आपके काम आते हैं, वो चेहरे के थ्रू ही तो आते हैं। चेहरे पे भाव भंगिमाएं चेंज होती है ना। विचारों से आप भाषण देते हैं, स्वयं की रक्षा के लिए अपना हथियार लेते हैं, मुकुट पहनते हैं, युद्ध में जाते हैं तो भी मुकुटा पहनते हैं। ये तो ये शरीर में मस्तिष्क, सिर और पूरे शरीर का जो निर्देशित करता है, तो आपके घर का मुख्य दरवाजा भी जो है प्रथम भाव हुआ, ठीक है। देश प्रदेश की जनसंख्याओं को बताता है। अब अलग अलग जो ग्रह हैं विभिन्न भावों में हो सकते हैं, उसके हिसाब से इनकी प्रकृति बदल जाएगी। अब मान लीजिए लग्न कोई भी हो, सूर्य अकेला जब आ जाता है एक भाव में, तो क्या बताएगा? यहाँ वो उसके व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक क्षमता को बताएगा, गर्विला बताएगा, उसमें लीडरशिप की भावना होगी। क्रिकेट खेलता होगा तो वहां टीम का कैप्टन बन जाएगा, है ना। स्वयं का स्तर उच्च रखेगा, लेकिन थोड़ा आलसी भी रहेगा, है ना, क्योंकि उसके अधिकार में कब ऑफिस खोलना नहीं खोलना। उसके बाल पतले होते हैं, सिर के बाल जल्दी उड़ जाते हैं, है ना। उसके चेहरे पे, खास तौर पर माथे पर, कपाल पर चमक जल्दी आ जाती है, लाइनें भी आ जाती है। इसी प्रकार से जब चंद्र अकेला, अकेले ग्रह की बात कर रहा हूं मैं, जब चंद्रमा अकेला लग्न में होता है तब वो तेज दिमाग देता है ना, मेमोरी पावर को स्ट्रांग बनाता है, व्यक्ति को भावुक बना देता है, उसमें गंभीरता का अभाव होता है। लड़कियों की पत्रिका में देखा, अगर चंद्र लग्न में आ जाए, कोई सा भी लग्न क्यों ना हो, वो लड़की भावुक होगी, है ना। और भावुकता में उससे गलत डिसीजन लिए भी जा सकते हैं। मंगल जब लग्न में आता है, ये उग्र स्वभाव है, अहंकारी है, मन में उत्तेजक विचार बार बार आएंगे, है ना। और अभिमानी है तो सिर में चोट लगने की संभावना को भी बताता है। बुध अगर लग्न में आ जाए, ये एक भाग्यशाली भी होता है। लग्न में बुध आ जाएगा तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा, फिर उसका दिमाग तेज होगा, वो अपने नीचे स्तर से उठकर अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाएगा, है ना। स्व प्रयासों से आगे बढ़ेगा, एक साथ कई बातों पर विचार कर सकता है, सावधान भी रहता है। अकेला स्थित होता है तो यहाँ लग्न में वो शुभ प्रभाव देगा, व्यक्ति का चेहरा हंसमुख दिखाई देगा, बढ़ती उम्र में भी वो कम उम्र का दिखाई देगा, मासूम और कमसीन चेहरा रहेगा, है ना। ग्रहण करने की क्षमता, मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी, कैचिंग पावर अच्छी होगी, तो क्लास में भी वो भले फर्स्ट ना आता हो लेकिन फेल कभी नहीं होगा, हाजिर जवाब होगा,
गुरु जब लग्न में होता है तो देखिए शरीर की हानि करता है, स्थान की हानि करता है। तो या तो ये मोटा कर देगा, या आपकी हाइट कम रख देगा, या हाइट बहुत बढ़ा देगा। ये न्यायप्रिय होगा, कानून के अनुसार चलेगा, है ना, धार्मिक होगा, आस्तिक भी होगा, और एक उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का आकर्षण भी होगा। दूसरों के साथ सामाजिकता का व्यवहार करेगा। जब शुक्र अकेला लगने में आ जाए तो क्या होगा? हाँ, ये व्यक्ति को अच्छी पर्सनालिटी देगा, मोहक मुस्कान देगा। ठीक है, उसकी रुचि सुंदर और कलात्मक वस्तुओं में होगी जो आंखों को मुग्ध कर दे। उसका व्यक्तित्व भी ऐसा ही होगा, और दूसरों की सहायता को तत्पर होगा। यहाँ तक कि वो बुरे लोगों की भी सहायता करने में आगे रहता है। उसको मालूम है कि ये व्यक्ति बुरा है, लेकिन शुक्र लग्न में होता है तो बुरे व्यक्ति का भी साथ दे देता है। शनि जब अकेला होता है लग्न में तो अहंकारी बनाता है। पहली बात ये देखने में आया है। हर किसी को वो किसी को समझता, गंभीर होता है, शांत होता है, लेकिन निराशावादी भी होता है। ऐसे व्यक्ति को अकेले में नहीं बैठना चाहिए, ये भी देखने में आया है। फिर विलंब करता है, दीर्घ सूत्री होता है, थोड़ी देर में होने वाले कार्य को लंबा भी खींचता है। अब जब राहु अकेला लगने में आ जाए, राहु जब अकेला लगने में आता है तो आजकल के हिसाब से आप बताएं कि व्यक्ति दाढ़ी रखता होगा, है ना। फिर शरीर उसका भले इच्छा दिखे लेकिन अंदर से कमजोर रहता है, दांत का रोगी होता है, स्वार्थी भी होता है, सिर उसका बड़ी साइज का हो सकता है, मन में अचानक ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति जो है नहाता धोता कम है, कैसे भी उठ के चल दिया। हाँ, शुक्र का प्रभाव हो तो एक बार वो स्ट्रांग रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, अपने आप को सजा संवार के रहेगा। अदरवाइज राहु अकेला लग्न में हो तो वो ठीक नहीं माना गया है। फिर जब केतु लग्न में होता है, और लड़की की पत्रिका में केतु है तो बाल कटवा के रखती है, और उसके चेहरे पे कोई न कोई दाग धब्बा तिल मस्से का निशान होगा ही होगा, है ना। ये कड़क बोलने वाला होगा, अपने आप को ही सही समझेगा, बात सबकी सुनेगा, अंत में अपने को मानेगा। दिमाग तेज होता है, पढ़े लिखे में कमजोर है, लेकिन भाई बात तो ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा समझदार कोई नहीं। थोड़ी आपराधिक मानसिकता भी रहती है, गुप्त रूप से किए जाने वाले कर्म, उसमें चाहे पाप कर्म ही क्यों ना हो उसको भी बताता। ये बात आ गई। तो कोई भी ग्रह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ये तो हमने देख लिया, लेकिन वो अपने नक्षत्र स्वामी के अधीन ही काम करता है। वो आगे देखिए। अब बात करते हैं हम दूसरे भाव पर। दूसरा भाव क्या बताता है? तो आप फटाक से कह देंगे सब परिवार को बताता है, बैंक बैलेंस को बताता है, वाणी का भाव भी है। पर ये आपके घर से मिलने वाली बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का भाव है, इसलिए इसको विद्या भाव भी कहा गया है। जिसे बताते ना बच्चे को, ये आपके दादाजी हैं, ये चाचा जी हैं, ये पंखा है, ये किताब है, ये फोन है। यहाँ ये नाक को बताता है, आवाज को बताता है। मुंह खोलते से जो दिखाई देता है वो द्वितीय भाव है। स्वयं का वाक चातुर्य, आपका बैंक में जमा धन, आई रिपीट अगेन, बैंक में जमा धन का भाव द्वितीय भाव होता है। ठीक। फिर याददाश्त को बताता है, आपकी आंखों का भी कारक हुआ। फिर बहुमूल्य धातुएं किसी भी प्रकार की हो, सोना हो, गहने हो, नाक की रिंग हो, रत्न हो, वो भी यही आती है। धन प्राप्त करने के साधन ये से पता चलते हैं। फिर मनी ऑर्डर, चेक, डीडी जो इश्यू होता है वो यहाँ से होगा। शरीर में ये गले का पर भी अधिकार रखता है, गर्दन पर भी, खास तौर पर जुबान पर भी। जुबान बाहर निकाल, जितना हिस्सा दिखाई दे वो इसके अधिकार में, द्वितीय भाव। देश की माली हालत को, जनसंख्या को यही बताता है। घर में यह आपका तिजोरी का स्थान है। अब जब सूर्य अकेला दूसरे भाव में हो तो क्या होगा? हाँ, तब शासकीय संपत्ति या कोष का अधिकारी होता है। वित्त मंत्रालय से संबंधित, सरकार से इनाम मिलना, बचत करने में रुचि होती है, अनुशासन से भरपूर होता है, अच्छी क्वालिटी का भोजन करेगा ये, लेकिन इसकी आंखें कमजोर होती है। इसी प्रकार से चंद्र जब अकेला द्वितीय भाव में होगा तो उस व्यक्ति का कोई एक भाई या बहन बहुत स्मार्ट होगा, दिखने में सुंदर होगा, है ना, तेजी से आर्थिक लाभ, भाषण कला में कुशल, लेकिन विचारों में जो कड़ी कायम नहीं रहती अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में है तो, है ना। हर काम में जल्दी करेगा, मिलनसारता की कमी रहेगी,
मंगल जब द्वितीय भाव में आएगा तो वाणी का भाव है, अधिकार प्रिय बात करेगा, अधिकार से बोलेगा, बातचीत में थोड़ा असभ्य भी हो सकता है, दूसरों को परेशान करने में रुचि भी रहती है। मांसाहार का शौकीन होगा, गरम गरम भोजन करने वाला। बुध जब द्वितीय भाव में होगा तो वो जिस ग्रह के साथ होगा उसके अनुसार आचरण करेगा, लेकिन अगर अकेला होगा तो यहाँ शुभ परिणाम देता है ना। इसकी वाणी अच्छी होगी, धर्म के आधार पर होगी, बातचीत में जो है धर्म को ले आएगा, और एक ही बात को बार बार भी बोलता है व्यक्ति। आवाज में थोड़ा सा जो है कुतलाहटपन भी आ सकता है, बाल सुलभ बोली हो सकती है, जैसे कोई बच्चा बात कर रहा। गुरु जब द्वितीय भाव में होता है तो ये परिवार के साथ नहीं रहने देता, ये स्थान हानि करता है, बड़ा बैंक बैलेंस बनाने में तकलीफ होती है। हालांकि आर्थिक स्टेटस में ये धीरे धीरे सुधार भी करेगा, उच्च विचारधारा को लाता है। शुक्र जब आ जाएगा द्वितीय भाव में, हाँ, शुक्र जब द्वितीय भाव में आएगा तो ऐसा व्यक्ति बनावटी बातें ज्यादा करता है, बढ़ चढ़कर बताएगा, शब्दों में कलात्मकता होती है, किसी को भी अपने शब्दों के जाल में उलझा लेता है, क्योंकि शुक्र जो है चतुर है, बड़ा परिवार को बताता है। मिठाई और जूस का शौकीन होगा, है ना, अपने बालों को सजा संवार के रखेगा। फिर शनि अगर द्वितीय भाव में होता है तो ये एक खराब स्थिति है, भले ही वो लग्ने होकर वहां क्यों न चला जाए। जैसे मकर लग्न है तो द्वितीय भाव में जो है 11 नंबर की राशि पड़ेगी, कुंभ राशि। अब मान ली शनि वहां लग्नेश होकर दे तो धन के मामले में कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली है, लेकिन कहते हैं ना कि शनि जहाँ होता वहां अच्छा रखता है। तो हम एक सी बात कह सकते हैं कि जब शनि द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति की जेब बचपन से खाली नहीं रहती, कुछ ना कुछ जेब में पड़ा ही रहता है। धन कमाने की अत्यधिक चाह रहती है उसको, लेकिन धन धीरे धीरे ही आता है, उसको कितना भी धन आ जाए धन की तंगी लगी ही रहती है किसी न किसी कारण से। फिर ये जो है सूखा और ठंडा भोजन, आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक में रुचि रहती है, खान पान में, ठंडे भोजन में, बासी भोजन भी कर लेगा। वाणी गंभीर रहेगी, एकांतवासी भी होता है, ज्यादा बात नहीं करता लोगों से। अगर राहु द्वितीय भाव में आ जाएगा तो कपट पूर्ण वाणी रहती है, बोलने में अस्पष्टता रहती है, आंखें थोड़ी कमजोर होती है ना, कुछ शब्दों को बीच बीच में बातचीत में छोड़ देगा, मतलब आप समझ जाओ। और द्वितीय भाव खान पान का भी है, जब राहु यहाँ होता है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसा व्यक्ति शराबी हो सकता है, सिगरेट या तंबाकू की आदत हो सकती है, कोई अन्य ड्रग्स भी ले सकता है। केतु, केतु जब द्वितीय भाव में आ जाएगा तो क्या होगा, बोलने में कड़क, अहंकार पूर्ण वाणी, अकुशल वक्ता होता है ना, उसके मुंह में रोग भी होते हैं। अध्यात्म में रुचि होती है लेकिन वो अनुचित साधनों से अध्यात्म का प्रयोग करता है। यह बात आ गई। अब बात करते हैं हम तीसरे भाव की। तीसरा भाव किस चीज को बोलते हैं, तो आप कहेंगे सब पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है, कम्युनिकेशन सेक्टर का भाव है, व्यक्ति की मानसिक क्षमता का भाव है, सूचनाओं का भाव है, तो अफवाहों का भाव भी तीसरा भाव है। चेक, चेक से प्राप्त धन, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, चाहे प्लेन का टिकट हो कि सिनेमा हॉल का टिकट हो या वीजा हो, पासपोर्ट हो, सबका कारक भाव तीसरा भाव होता है। आपके सिग्नेचर का भाव भी तीसरा है ना। छोटी छोटी यात्राएं जो जीवन में होती है ये भी इसके अधिकार में आती है। फिर शरीर में न्यूरो सिस्टम, है ना, लेखन संचार में कुशलता, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, लाइब्रेरी, फोटोकॉपी, जहाँ भी छपाई से संबंधित कार्य हो, ये आता है। फिर यात्राएं, जन्म स्थान को छोड़ना। फिर छात्री का स्टार्टिंग हिस्सा, तो जब हमने कहा ना मुंह खोलते हैं तो जो दिखाई दे द्वितीय भाव, तो गले का अंदरूनी हिस्सा तृतीय भाव के अंदर में आता है। दूसरा भाव कान का है तो उसके अंदर का हिस्सा जो है तीसरे भाव के अंदर में आता है ना। नींद लेने का भाव ये है। फिर दस्तावेज का भाव ये है। नींद लेने का भाव है तो बेहोशी से बाहर आने का भाव भी तीसरा भाव है। 12वां भाव मूर्छा का है तो उससे जागने का यानी साहस का, एक्टिव करने का, आपकी एक्टिविटी का भाव तीसरा भाव है। आप चलते फिरते हैं वो तीसरा भाव है। आप कोई मीटिंग अटेंड करते हैं तो तीसरा भाव है। बचत पत्र भी यही है। शरीर की बात करें तो आपके श्वसन तंत्र पर इसका अधिकार है, हाथों पर, कंधे पर इसका अधिकार है तीसरे भाव का। फिर घर में किताबों की अलमारी, लेटर बॉक्स,
या आपके जो भी कम्युनिकेशन सेक्टर जहाँ रखे हुए हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये वहीं का हो गया, सूचनाएं प्रदान करता है। जब सूर्य तीसरे भाव में आएगा तो क्या होगा? देखिए, सूर्य को और मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है, जबकि शनि राहु केतु को पापी ग्रह माना गया है ना। तो जब सूर्य तीसरे भाव में आता है तो अच्छे फल देता है। 3, 6 और 11वें भाव में क्रूर ग्रह और है ना पापी ग्रह हमेशा अच्छा फल देते हैं। लेकिन अष्टम भाव में एक अपवाद है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सूर्य जब अकेला तीसरे भाव में आएगा अकेला, तो शासकीय नियंत्रण को बताता है। उसके द्वारा लिखे गए जो लेख होंगे, लेटर होंगे, बड़े ही जो है फॉर्मल होंगे, सरकारी आदेश, अच्छा वक्ता। चंद्रमा जब तीसरे भाव में होगा तो जीवन में छोटी छोटी यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन मानसिक समस्याएं भी देगा। विज्ञापनों का प्रतिनिधि भी है, अनुबंध का कारक भी है, जल्दी जल्दी छोटे छोटे अनुबंध भी होंगे और जल्दी जल्दी अस्पष्ट रूप से लिखेगा भी वो। मंगल जब तीसरे भाव में होता है तो आत्मविश्वासी होता है। किसी को एक बार मना कर दिया तो कर दिया, फिर वो नहीं सुनने वाला। दबाव के साथ लिखने की आदत भी रहती है। बुध जब अकेला तीसरे भाव में होता है तो अच्छे फल देता है ना, शुभ परिणाम, अध्ययन में रुचि रहती है। लेकिन ये अपना कार्य टुकड़े टुकड़े में करता है, पैराग्राफ छोटे छोटे ज्यादा लिखता है बुध वाला। तो बड़ा आंसर है तो टुकड़े टुकड़े में लिखेगा, लेकिन कार्य को तेजी से निपटाएगा। लेखन, गणित और भाषण में इसकी योग्यता होती है। फिर आ जाए गुरु। गुरु जब तीसरे भाव में आएगा तब क्या, ये उसके अक्षर लिखावट में मोटे और बोल्ड होंगे, बड़े होंगे, है ना। वकील हो सकता है ऐसे व्यक्ति, भाषण कला में एक्सपर्ट होगा, जज भी होगा। शुक्र जब आएगा तो सुंदर कलात्मक लिखावट होगी। मिमिक्री जो आर्टिस्ट होते हैं वो शुक्र है, चतुर है ये। जीवन में बार बार यात्रा होंगी, अच्छी अच्छी सुंदर जगहों पर जाना इसको पसंद होगा। आर्थिक स्थिति में भी इसके सुधार रहता है। शुक्र वाले को धन की कमी बहुत कम होती है तीसरे भाव में हो तो। शनि जब तीसरे भाव में होता है तो ये व्यक्ति को साहसी बनाता, बुद्धिमान लेकिन निराशावादी। इसकी अंग्रेजी की लिखावट सुंदर होती है, लेकिन तीसरा भाव एक्टिविटा का भी है, एक्टिव को बताता है आपको, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी कमी भी आती है क्योंकि आलसी है। धीमी गति से काम को निपटाना, बोली में भी धीरे धीरे बात करना। लेकिन जब राहु यहाँ पर होता है तीसरे भाव में तो बहुत पराक्रमी हो जाता है। ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है, लेकिन अपने भाइयों से नहीं बनती, भाइयों से भी झगड़ा हो जाता है तीसरे भाव में राहु हो तो। अफवाहें फैलाता है, किसी भी बात की सुना जाए। इसी प्रकार से जब तीसरे भाव में केतु अकेला होगा तब क्या, तब वो सफल व्यवसाय को बताता है। कृषि कार्य में उसकी रुचि रहती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, लेकिन ये झूठे आरोप लगाने में भी आगे रहता है ना। दस्तावेजों में दाल जालसाजी करना, डॉक्यूमेंट में हेर बदल करना, वो इसके अंडर में आता है। अब आते हैं हम चौथे भाव पर। चौथा भाव आप सब जानते हैं कि माता का भाव है, तो भाई संपत्ति का भाव है ना। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में या के भास्करन पद्धति में, खासतौर पर के भास्करन पद्धति में, चौथा भाव स्कूली शिक्षा को बताता है, स्कूली शिक्षा को, है ना। अब 10th क्लास तक की शिक्षा इसके अंडर में आती है, 10th क्लास तक की शिक्षा। उसके बाद अगली शिक्षा के लिए हम पंचम भाव को लेते हैं, जबकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का भाव है। तो चौथा भाव आपके सीने को बताता, हृदय को बताता, फेफड़ों को बताता है ना। और ये जो है जमीन के अंदर पाताल का भाव भी है, तेल है, कुआं है, तालाब है, फार्म हाउस है। तो सब कुछ समाप्ति का भाव भी चतुर्थ भाव है, सब कुछ समाप्ति का भाव, है ना। तो तीसरा भाव शरीर का हटाया जाना बताता है, तो चतुर्थ भाव शरीर को जलाना, दफनाना, शमशान पहुंचाना। तो शमशान का भाव, कब्रिस्तान का भाव भी चतुर्थ भाव है। फिर किराए से प्राप्त धन, आपका घर, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, चौथे भाव को बताएगा। वाहन है, मशीनरी है ना, बड़े शोरूम हो गए, ये भी इसी के बाद। तो ये हमारे वक्ष स्थल को बताता है। घर में स्टडी रूम है, पानी की जगह है जहाँ पानी रखते हैं, वहाँ कुआं है, समझिए कि वो आपका चौथा भाव है। देश में होने वाले निर्माण कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य, कृषि कार्य, वाहन, है ना, ये सब उसको बताता है।
अब जब सूर्य अकेला चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा? 100% ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आएगी। शासकीय भवन को भी बताएगा, शासकीय आवास भी देगा कि भाई सरकारी क्वार्टर में रह रहा है ना। पिता की वसीयत मिलेगी, पानी का कोई कुआं होगा उसके घर के आसपास। चंद्रमा जब अकेला चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति माता के करीब रहता है लेकिन माता का कोई संबंधी होगा, जैसे मामा है या और उसकी मौसी, उससे कष्ट मिलता है। और माता का स्नेह अच्छा मिलता है, लेकिन मातृ सुख में कमी भी हो जाती। पानी वाले क्षेत्र के आसपास इसका घर होता है, अचल संपत्ति प्राप्त भी होती है इसको। जब चतुर्थ भाव में मंगल अकेला आ जाता है तो पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल कभी अच्छे फल नहीं देता है। वो उसको अहंकारी भी बनाता है, माता के कहने में भी चलता है, लेकिन माता से आगे जाके दुश्मनी भी कर लेता है। ये जमींदार है, कृषि कार्यों में रुचि रखता है मंगल। साधारण शिक्षा रहती, शिक्षा और संपत्ति की प्राप्ति करता है, लेकिन उसमें कठिनाई भी आती। मंगल भूमि का कारक भी है ना, तो भूमि संबंधी कोई वाद विवाद भी होता है। बुध जब अकेला चतुर्थ भाव में होगा तो जिस ग्रह के साथ होगा उसके फल देगा। अकेला होगा तो शुभ देगा। ऐसा व्यक्ति माता का भक्त होता है, थोड़ा कूटनीतिज्ञ होता है, कृषि कार्यों में उसको परेशानी आती है। वो अपने जहां भी खेत होगा या फार्म हाउस होगा वहाँ एक से अधिक प्रकार के फल सब्जियां उगाएगा, फसलें उगाएगा। गणित के क्षेत्र में योग्यता देगा, कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ाएगा। गुरु यदि चतुर्थ भाव में हुआ तो हाँ, ये खास बात है कि गुरु अगर चतुर्थ में होता है तो पंचम भाव का कारक होने पर अगर ये अपने से विरोधी भाव में चला गया 12वें भाव में, तो भी ये पुत्र संतान देने वाला है। पवित्र स्थानों का निर्माण करवाता है, शिक्षा संस्थान हुआ, मंत्रालय देवालय बनाना हुआ, है ना, इस प्रकार का होता है। माता का सुख अच्छा प्राप्त होता है। शुक्र जब चतुर्थ भाव में होता है, ये देखने में आया है कि माता के प्रति विशेष लगाव होता है, अचल संपत्ति होती है इसके पास, सुंदर मकान, लॉज, सिनेमा घर, है ना, कलात्मक स्थान। शनि जब चतुर्थ भाव में होता है तो आलसी, बचपन में बीमार रहता है, रहने का जो स्थान होता है पुराना होता है या एकांत स्थान में हो सकता है। काले रंग की वस्तुएं, है ना, काले रंग की वस्तुओं में रुचि होना, बेकार पड़ी हुई बंजर भूमि, शिक्षा में रुकावट पैदा करता है। स्कूली शिक्षा में शनि चतुर्थ भाव में। राहु अगर यहाँ चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होगा। गंदे नाले या रेलवे स्टेशन की पटरी के आसपास इसका मकान हो सकता है। सन्यासी भी हो सकता है, या घर ऐसी जगह होगा जहाँ केमिकल की बदबू आती होगी, ये भी हो सकता है। अब जब राहु यहाँ पर है तो केतु सीधी बात है 10वें घर में होगा। जिस किसी की भी पत्रिका में राहु और केतु चतुर्थ दशम में होता है, उसके माता पिता में से कोई एक जो है पूर्णायु को प्राप्त नहीं कर पाता है। मतलब अगर मान लीजिए 70-80 वर्ष की आयु थी तो वो थोड़ा जल्दी उनकी डेथ हो जाती है, ये भी देखने में आया है। और माता पिता के सुख में कमी होती है। अब सुख में कमी कैसी, हम कहीं भी बहुत अच्छा हमारा तो सुख, माँ बाप है हमारे, लेकिन आपको माता पिता के साथ जीवन में कितना समय तक रहने को मिला? मान लीजिए बच्चे को पढ़ने हॉस्टल भेज दिया, आगे पढ़ के आया तो विदेश भेज दिया, तो रहा कितने समय माँ बाप के पास? या माता पिता में से कोई घर छोड़ के सदा के लिए चल दिया, फिर कोई सन्यासी बन गया। जिस प्रकार से राहु केतु जब चतुर्थ दशम में होते हैं तो घरेलू सुख में कमी जरूर कर देते। केतु केतु जब कभी भी चतुर्थ भाव में होगा तो अचल संपत्ति की हानि हो जाएगी, मुकदमा लड़ना पड़ जाएगा। घर से दूर निवास माता के लिए ठीक नहीं होता, माता को कोई न कोई समस्या कष्ट बना रहता है ना। केमिकल वस्तु में रुचि रखता है, अगर इसका कृषि हाउस होगा, फार्म हाउस होगा, तो ये खेतों में केमिकल का ज्यादा छिड़काव करेंगे। शिक्षा साधारण रहती है। और केतु अगर चतुर्थ भाव में होता है तो घर की दीवारों में क्रैक भी आता है, ये ध्यान रखें। तो आज हम यहाँ चौथे भाव तक आए, कल हम भावों को खत्म करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि कस्प क्या होता है, कस्पलिंग कैसी होती है, इनका संबंध क्या होता है। तो जल्दबाजी ना करें, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वैसे ही चले, क्योंकि जैसा आप सीखेंगे वैसे ही कल को आप आगे सिखाएंगे। तो आपको एक शिक्षक की तरह भूमिका निभाना है, उस हिसाब से पढ़ाई करें, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचें। ठीक है।
तो अब हम कल मिलते हैं टाइम पर।